अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। इस वक्त कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शामिल करना चाहूँगा। अभी जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बल्ले के ऊपर समात जारी है। तहरीक इंसाफ को बल्ला देना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। जज साहब के रिमार्क्स आपको सुनाएंगे, एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले बात करते हैं कि कल पूरी रात तहरीक इंसाफ की वेबसाइट डाउन रही। उसकी क्या वजह है? मैंने एक ट्वीट किया पीटीआई ऑफिशियल्स को टैग करके ट्विटर पे कि आपको पता था कि पूरा पाकिस्तान वेबसाइट के ऊपर आने वाला है तो आपको कोई अच्छी होस्टिंग ले लेनी चाहिए थी। लोग इस वक्त बेचैन हैं अपने कायद का फैसला जानने के लिए। हुआ कुछ यूं, उस ट्वीट के बाद मुझे पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से कॉल आई। उसने कहा भाई कौन सी होस्टिंग हम ले लेते आपके ख्याल से जो इतना बड़ा लोड बर्दाश्त कर सकती। जनाब 3 मिलियन से ज़्यादा लोग इस वक्त वेबसाइट के ऊपर आ चुके हुए हैं। इतना बड़ा लोड बर्दाश्त करने के लिए तो हमें फेसबुक या ट्विटर से या इंस्टाग्राम से होस्टिंग उधार लेनी पड़ेगी भाई, उनका सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। इतनी बड़ी आवाम, पूरा पाकिस्तान चढ़ दौड़ा है वेबसाइट के ऊपर। अंदाज़ा लगाएं, आज तक कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात के कारकुनान को जानने के लिए कि टिकट किसको दिए हैं पूरा पाकिस्तान बेचैन हो। लोग जाग रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे अपने कायद के फ़ैसले का कि कौन से उम्मीदवार इमरान खान साहब ने मैदान में उतारे हैं इस माफिया के खिलाफ। पूरा पाकिस्तान उस वेबसाइट के ऊपर जा रहा था जिसकी वजह से वो वेबसाइट डाउन हो चुकी थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है पीटीआई की पॉपुलैरिटी का और आवाम का इस माफिया के निज़ाम से जान छुड़ाने की बेचैनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी शिद्दत से उस वेबसाइट के ऊपर लोग चले गए खान साहब का फ़ैसला देखने के लिए। उसके बाद एक अहम अपडेट सुप्रीम कोर्ट की लाइव कवरेज में देख रहा था। इस वक्त तकरीबन 50 मिनट की जो हियरिंग थी उसमें 26 मिनट से ज़्यादा तो सिर्फ चीफ जस्टिस साहब बोलते रहे। वकील क्या दलाइल देंगे और क्या बात करेंगे उसके ऊपर। एक अहम सवाल जो कि जज साहब की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था वो ये था कि क्या पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। तो मगर ये बस हम देखना चाहते हैं कि भाई आपका ये कोई पिक एंड चूज वाला एटीट्यूड ना हो। जी सर। अच्छा, तो असली बात इलेक्शन की आ गई ना बस। जी सर। एंड देन ये माइनर चीजें तो चलें ठीक है। वो अनअपोज आने की जो रवायत है ये सिर्फ इन्हीं के पास आई है या और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अनअपोज इलेक्शंस हैं? दूसरी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो My lord, I will take instructions in specific. पीछे इलेक्शन वाले इलेक्शन कमीशन ये अनअपोज जो है और पार्टीज में भी आते हैं या सिर्फ यहीं पे ये रिवायत कायम हो गई है और आपकी दूसरी पार्टीज में इलेक्शन होते हैं प्रॉपर या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते। जरा चेक कर लीजिएगा कल। चले आप देख लें। The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7. तो मेरे ख्याल में उनके सामने ये पीएमएलएन की लिस्ट पेश कर देनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ से लेके मरियम नवाज से लेके मरियम औरंगज़ेब तक, अता तार और इसाक डार जितने भी हैं सबके सामने आप देखें लिखा हुआ है बिला मुकाबला। बग़ैर मुकाबले के इनके पास पार्टी के बड़े बड़े ओहदे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके सामने ये पेश करना चाहिए था। उसके बाद आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। ज़रा इस क्लिप को देखिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इसके हवाले से। Mr. Akbar S. Babar has been a founding member of the PTI and he has held office within the Please party. read what it is, don't argue. Please read on 232 under his signature. His address, his cell number, founding member of PTI, founding president of PTI Balochistan, former Central Information Secretary of PTI, former Vice President PTI Media and Information Management, former member PTI CEC and Core Committee. Khan Sahab, so how can you say he's not a member? He has given not one, You may not like him as a different thing. जनाब इस कार्रवाई को देखते हुए एक चीज़ का मुझे अंदाज़ा हुआ, बहैसियत एक आम आदमी, इलेक्शन कमीशन का जो वकील था उसकी कोई इतनी तैयारी नहीं थी या उसके अंदर इतनी कोई काबिलियत नहीं थी कि वो पॉइंट अदालत के सामने रखता। तो जज साहब ने उसकी मदद की बड़े बेहतरीन तरीके के साथ। आप देखें उन्हें मार्क्स तक करके बता रहे हैं कि फ़लाँ जगह के आगे से पढ़ें आप, कैमरों के सामने उनसे खुद चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पढ़वाई ये बात कि आप यहाँ से पढ़ें। और फिर जब उसने पैराग्राफ पढ़ा तो फिर बोला हाँ भाई हामिद खान साहब अब बताएं।
यानी कि जज साहब ये चाहते थे कि ये पैराग्राफ पढ़ा जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील को मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि कौन सी बात हमारे फेवर में हो सकती है, लिहाजा जज साहब ने उनकी बाकायदा तौर पे मदद की कि यहाँ से पढ़ें, यहाँ से पढ़ें, बोल के बता के उन्हें कहा कि यहाँ से पढ़ें, क्योंकि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ ये बात जा रही थी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की कवरेजेस को देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई समात को सुनते हैं आप, तो आपको एक बात का अंदाज़ा लगेगा कि जज साहब जो हैं वो बहस करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्रॉस आर्ग्यूमेंट करते हैं वकील के साथ। तो एक ह्यूमन फिनोमेना है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आप किसी के साथ बहस में पड़ते हैं, जब आप किसी के साथ क्रॉस आर्ग्यू करते हैं, तो आप कभी भी उस बहस में हारना नहीं चाहते, आप दूसरे को हराना चाहते हैं, खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट की तमाम कार्रवाइयाँ उठा करके देखें, जज साहब वकील के साथ बहस करने में लग जाते हैं। और फिर मुझे ये बताएं कि बहस में पड़ा हुआ शख्स, क्रॉस आर्ग्यू करता हुआ शख्स अपने आर्ग्यूमेंट्स को या अपनी दलाइल को कमज़ोर कैसे मानेगा। उसकी हर मुमकिन ये कोशिश होगी कि मैं सामने वाले को गलत साबित करूं और ख़ुद को सही साबित करूं। तो पीटीआई के वकीलों के साथ अगर जज साहब बहस करते हैं, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं इन जज साहब से कि वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स में हार मानेंगे और पीटीआई के हक़ में फ़ैसला करेंगे। ये आर्ग्यूमेंट करना, दलाइल देना, ये वकीलों का काम होता है। जज साहब का काम है सवाल करना और फिर उसके बाद फ़ैसला सुना देना। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में अनफॉर्चुनेटली हमें ये सब सुनने को मिल रहा है। उसके बाद अहम खबर, जस्टिस एजाज अल एहसन साहब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है जनाब सदर पाकिस्तान साहब ने। मैं सोच रहा था कि इस मुल्क में तारीख़ देखें ना अगर, तो प्रेशर बड़े बड़े बर्दाश्त ना कर सके। मुशर्रफ पे प्रेशर आया तो अपनी मौत तक पाकिस्तान आना गवारा नहीं किया उसने। नवाज शरीफ मुतअद्दद मरतबा मुल्क से भाग के चला जाता है, बेनज़ीर तक मुल्क छोड़ के चली गई। जरदारी ज़रा सा प्रेशर आता है, आंख टेढ़ी करता है इसकी तरफ, कोई दुबई में जाके लैंड होता है। और तो और 71 में एक बहुत बड़े जनरल साहब ने 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी कैद करवा दी। हालांकि फ़ौजी लड़ना चाहते थे, लेकिन प्रेशर आया, हार मान ली, इंडिया के सामने हथियार डाल दिए। इसी तरह जज साहिबान भी प्रेशर में आकर इस्तीफ़े दे रहे हैं। खुदा की कसम, इमरान खान वो मर्द मुजाहिद है जिसके ऊपर गोलियां तक चला ली गई। आज 200 केसेस में वो बेगुनाह बेकसूर जेल में कैद है, लेकिन प्रेशर में आने का नाम नहीं ले रहा वो शख्स। क्या फौलादी एहसाब है उस शख्स के। अपनी पूरी ज़िंदगी में और जितनी पाकिस्तान की तारीख़ जानता हूँ, मेरी नज़र में एक शख्स है पाकिस्तान के अंदर जिसे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, जिसे प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। एक बहुत अहम सवाल उठता है कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहब जनाब एजाज अल एहसन अगले 10 महीने में चीफ जस्टिस बनने वाले थे। मुल्क के इतने अहम ओहदे के ऊपर ज़ाती नोयत का मामला हो सकता है, अल्लाह ना करे शायद कभी मेरे पे ऐसा वक्त आए तो मैं भी प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकूं, लेकिन मुल्क के इतने अहम ओहदों पे बैठे हुए लोग भी प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो इसका मतलब है कल इंडिया आके चढ़ गया हम पे और बोला कि भाई गुलाम बना के हमारे हवाले कर दो, तो इन अहम ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोग क्या हमें इंडिया के हवाले कर देंगे प्रेशर बर्दाश्त ना करते हुए? ये मेरे जहन का एक सवाल था, मेरी तनकीद नहीं थी कि क्या इन लोगों को प्रेशर में आकर नशिस्तें छोड़ देनी चाहिए या ऐसे लोग मुल्क के इतने अहम ओहदों पर होने चाहिए। दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, बस ये बहसियत आम पाकिस्तानी एक जहन में आया सवाल था, वो मैंने आपके सामने रखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीलॉग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग में।